वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी के पेपर वन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए के 6 सेमेस्टर से रिलेटेड होंगे। यानी कि बीए के 6वें सेमेस्टर में जो पेपर वन में आपके पाठ्यक्रम संकलित है उसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उसके उत्तर को बताने का प्रयास मैं करूंगा। यानी ये लिखित मॉडल पेपर होगा, यानी कि जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं अति लघुत्तरीय के और दीर्घोत्तरीय के, जो कि अब की बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो ये 2024 और 25 की मॉडल पेपर मतलब कि उसके लिए है, 2024-25 के छात्र-छात्राओं के लिए जो कि अब की बार परीक्षा देंगे और 25 में भी परीक्षा देंगे, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से जो सॉल्व्ड मॉडल पेपर आपका लिखा हुआ होगा, वो आपका कैसा होगा? वो आपका लिखित मॉडल पेपर होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष का 6वां सेमेस्टर 2024-25 की परीक्षाओं के लिए पेपर नंबर 1 का ये मॉडल पेपर है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का। देखिए, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। खंड आ से 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, अगर आपका पेपर लिखित होता है, अगर ऑब्जेक्टिव भी होता है तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे। हालाँकि ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के लिए मैंने अलग से मॉडल पेपर लगभग 2 मॉडल पेपर बना दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है? तो इसका जो है आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। देखिए, जो पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में देखिए 50 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा की परिभाषा दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की अगर बात करूँ मैं, तो भाषा जो शब्द है, ये संस्कृत का एक धातु है भास। संस्कृत की भास धातु से निकला हुआ है और इसी भास का मतलब होता है, भास का मतलब क्या होता है? बोलना या कहना। भास धातु का मतलब क्या होता है? बोलना या फिर कहना। ये इस धातु का मतलब होता है और इसी धातु से यानी भास धातु से बना है क्या? भाषा। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे तो सभी जीवधारी बोलते हैं, लेकिन मानव जो है जिस वाणी में बोलता है, बिल्कुल अन्य सभी जीवों में पूरी तरह से वो अलग तरीके से मनुष्य बोलता है। और सबकी आप बोलियाँ बोल सकते हैं कि भई ये जो है भैंस की बोली है, ये गधे की बोली है, ये शेर की बोली है, ठीक है? तो वो सब आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है? भाषा नहीं बोलते हैं। हम लोग भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। हमारी जो ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ एक प्रकार से ये भाषा का रूप लेती हैं जब ये लिपिबद्ध होती हैं, ठीक है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का क्या कहते हैं? माध्यम कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? अच्छा, भाषा के बिना मनुष्य जो है हमेशा अपूर्ण रहता है। अगर आपके पास भाषा नहीं है, आप अपने विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर पाएँगे। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आप दूसरों को उसको बता नहीं पाएँगे। तो ऐसी स्थिति में आप निरर्थक मात्र बन कर के रह जाएँगे। तो भाषा की अगर बात की जाए, तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है और बोलने और सुनने दोनों लोगों के या 2 लोगों के बीच में विचार विनिमय यानी विचारों का आदान-प्रदान करने का एक माध्यम होता है भाषा। भाषा की परिभाषा को देते हुए अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से भाषा की परिभाषा दी है। जैसे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी बड़े अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने भाषा की परिभाषा दी। उन्होंने कहा श्याम सुंदर दास जी ने कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो आदान-प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध करते हैं, तो भाषा कहलाती है। सुकुमार सेन दूसरे विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि भाषा जो है, वो क्या होती है? अर्थवान अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा होती है। ठीक है? यानी कि जो जिसका अर्थ निकले, जो कंठ से बोली जा सके, ऐसी भाषा वो जो ऐसी ध्वनि जो कि एक प्रकार से सभी को अपने आप में समेटती हो, वही भाषा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना बड़े अच्छे प्रोफ़ेसर थे। उन्होंने कहा कि एक प्राणी अपने किसी अवयव के द्वारा दूसरी प्राणी पर कुछ व्यक्त करता है और यही विस्तृत अर्थ में भाषा कहलाती है। भोलानाथ तिवारी भाषा के बड़े अच्छे विद्वान हैं। भोलानाथ तिवारी की बड़ी पुस्तकें हैं, अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं भाषा को लेकर के। तो भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से
उच्चारित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक बात तो क्लियर हुई कि भाषा में विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, भावों का आदान प्रदान होता है। यानी हमारे अंदर जो बातें हैं हम आपको बताएंगे तब, बता पाएंगे तब जब हम भाषा का सहारा लेंगे। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जो विचारों के विनिमय में हमारी सहायता करता है। तो ये इतनी चीज़ें आप भाषा के बारे में लिख देंगे तो बहुत सारे जो है नंबर आपको मिल जाएँगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो भाषा ये होती है। भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहली बात भाषा ये होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा पारंपरिक वस्तु है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और नैसर्गिक होता है, भाषा मानव जीवन से पोषित होती है, भाषा भाव संप्रेषण का सर्वोच्च माध्यम है। तो ये भाषा की कुछ विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, घोष और अघोष ध्वनियों के बारे में कुछ बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। घोष ध्वनि क्या होती है और अघोष ध्वनि क्या होती है? ध्वनियां जो होती हैं, जैसे कि आप ध्वनि की अगर मैं बात करूं, जैसे ये अ है तो ये ध्वनि प्रतीक है, ठीक है? यानी जो हम बोलते हैं अ, तो आ जो हमने बोला ये इसी तरीके से नहीं लिखा जाता है। रोमन में इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आ जो लिखा है देवनागरी लिपि का है, ठीक है, ये वाला, और ये रोमन लिपि का है। तो ये आ ऐसे ही लिखा जाएगा, ये देवनागरी लिपि हमको बताएगी। लेकिन भाषा जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मात्र मानते हैं किसको, ध्वनि को, ठीक है? ध्वनि जो होती है जैसे आ ई उ ऊ ए आए ओ आओ अंग आहा, ये सब क्या है, क का ख ग घ। अच्छा, जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं और स्वर ध्वनियाँ, 2 ध्वनियाँ होती हैं। तो जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं उसमें आ ई उ ऊ ए आए ओ आओ अंग आहा ये होते हैं, ठीक है? अब इन्हीं स्वर ध्वनियों से, ये स्वर ध्वनियाँ हैं। व्यंजन ध्वनियाँ जो होती हैं वो स्वर ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। जैसे कि ये का जो है ये पूरा नहीं लिखा हुआ है। इस का में एक प्रकार से ये का अगर बात की जाए तो इसमें क्या है? ये का ऐसे करके का हलंत और प्लस में जब इस हलंत में छोटा आ की मात्रा लगती है तो ये जा करके क्या बनता है? का बनता है। यानी कि तब आप बोलते हैं का। अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कै। तो ये माने कि आ की मात्रा उसमें नहीं रहेगी तो का हलंत रहेगा। हलंत माने आधा। तो यहाँ पर ये पूर्ण व्यंजन ध्वनियाँ तभी पूर्ण होती हैं जब छोटा आ उसके पीछे लगता है। यानी छोटा आ के बिना कोई ध्वनि आपस में मतलब कोई भी व्यंजन पूर्ण माना नहीं जाता। यानी व्यंजन अपूर्ण होते हैं जब तक वो स्वरों से नहीं मिलते हैं। जब स्वरों से मिल जाते हैं तो वो पूर्ण होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही ध्वनियाँ जो होती हैं, ध्वनियाँ वैसे तो कई प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है? लेकिन जो मुख्य ध्वनियाँ हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ध्वनियों में आप देखेंगे जैसे कि ध्वनि मनुष्य के शरीर में विद्यमान ध्वनि उत्पादन संबंधी अवयवों में अत्यंत ध्वनियों के उत्पादन की क्षमता होती है। आपको बता दूं जो ध्वनियाँ होती हैं इनको एक प्रकार से कई प्रकार से आप बोल सकते हैं। ध्वनि की अगर बात की जाए तो ध्वनियों में खास करके उसके कई आधार हैं। एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक स्थानीय उच्चारण के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर अगर देखें तो ध्वनि को उच्चारित करने के लिए किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न करना आवश्यक होता है, ठीक है? और यह प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रयत्न और एक आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की अगर बात की जाए तो जो प्रयत्न मुख विवर्ग से बाहर हो उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है? और आभ्यंतर प्रयत्न की अगर बात की जाए तो आभ्यंतर प्रयत्न मतलब कि जो प्रयत्न मुख के अंदर होता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आभ्यंतर प्रयत्न में आपका जैसे समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, ठीक है? जैसे कि अर्ध समृत स्वर में आपका क्या आता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब आता है। अर्ध समृत स्वर में जैसे आपका ए और ओ आता है। अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर, तो ये सब आभ्यंतर ध्वनियाँ हैं। जबकि अगर बात की जाए बाह्य प्रयत्न के आधार पर तो ध्वनियाँ जो होती हैं उसमें बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक होती है सघोष ध्वनियाँ और एक होती है अघोष ध्वनियाँ। तो ये एक प्रकार से बाह्य प्रयत्न के आधार पर यानी कि जो प्रयत्न मुख विवर से बाहर हो उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख विवर का आरंभ कंठ पिटक से होता है। इसके पूर्व स्वर तंत्रियाँ होती हैं। स्वर तंत्रियाँ ध्वनियों के उच्चारण में काम करती हैं और इसी के प्रयत्न के अनुसार ध्वनियाँ प्रवाहित होती हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार अगर देखें तो ध्वनियों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो पहला भेद है घोष और दूसरा भेद है अघोष। अब घोष क्या है और अघोष क्या है समझना हमको ये है। घोष ध्वनियों की अगर बात की जाए तो घोष ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं
जिनके उच्चारण में क्या होता है, स्वर तंत्रिकाओं में उनके एक दूसरे के निकट होने के कारण से उनके बीच में आती हवा के घर्षण से कंपन होता है और इनको एक प्रकार से घोष ध्वनियाँ या नाद ध्वनियाँ आप कहते हैं। अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? अघोष ध्वनियों की अगर बात करें तो अघोष ध्वनियाँ उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में उनके एक दूसरे से दूर रहने के कारण से प्राश्वास अथवा घर्षण जो होता है वो नहीं होता है, इसीलिए उसमें कंपन नहीं होता है। सांस निकालने की स्थिति में कंपन होने के कारण से इस प्रकार की ध्वनियों को संस्कृत में श्वास ध्वनि कहा जाता है। घोष ध्वनियों में समस्त स्वर और वर्गों के तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ग को रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं जो घोष ध्वनियाँ हैं उनमें कौन-कौन सी शामिल होती हैं। घोष ध्वनियों की अगर बात की जाए तो घोष ध्वनियों में आप देखेंगे जैसे कि घोष ध्वनियों में कौन-कौन से जो सारे के सारे स्वर हैं आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा, ये सब जितने भी आपके हैं ये आपके घोष ध्वनियों में आते हैं, यानी कि सारे के सारे स्वर तो संपूर्ण स्वर जो होते हैं ये घोष में आते हैं। इसके अलावा जो इसे आप देखेंगे का, खा, गा, घा और अंगा, ये आपका लिखा रहता है अंगा, ठीक है। तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये पहला आपका हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पांचवा। तो देखेंगे ये जो आपका होता है ये जो है स्वर और वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम, यानी ये तृतीय चतुर्थ और पंचम ये वाले तीनों जो होते हैं आपके ये घोष में आते हैं, ठीक है। यानी कि अब ऐसे ही का, खा, गा, गंगा, चा, छा, चा और छा को छोड़ दें, ठीक है। तो बाकी आपका चा, छा, यहाँ पर देखें जा, झा और इया, ये आपके होते हैं ये तीन। ऐसे ही आप नीचे लिखते चले जाएंगे, फिर चा, छा, झा, यहाँ ता, था, दा, धा, ना, पा, ता, तो यहाँ पर ता और था छोड़ दें, बाकी ता, था, दा, दा, धा और ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके भैया किधर चले जाएंगे, ये आपके जो है ये घोष ध्वनियों में चले जाएंगे। यानी घोष ध्वनियाँ जो होती हैं तृतीय वर्ग यानी गा वाला पूरा नीचे गा, जा और दा, इसके नीचे आप जाएंगे पा, फा छोड़ दें, पा, फा, बा यहाँ पर आएगा, भा और माँ, ये तीनों का तीनों लाइन पूरी की पूरी नीचे तक आपकी चली जाएगी जितना होता है पा, फा, भा, माँ, तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। पा, फा, यानी गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, दा, धा, ना और जो है बा, भा, मा, ठीक है। ये आपके जो है के होते हैं, मतलब ये हो गए। इसके अलावा आपका जो होता है स्वर और ये तीन तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इसके अलावा या, रा, ला और वा, ये और इसके अलावा वा के अलावा एक हा, ये जो ध्वनियाँ हैं ये सब आपके घोष ध्वनियों में आती हैं। बाकी ध्वनियाँ जितनी बचती हैं वो शेष ध्वनियाँ जितनी भी आपके बच रहे अक्षर वो सब आपके जो आपके प्रथम वर्ग का है, ठीक है। प्रथम वर्ग का यानी का, खा, ठीक है, चा, छा, ता, था, पा, फा, ये सब आपके प्रथम और द्वितीय वर्ग, ठीक है। ये आपके अघोष ध्वनियों में आते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये अघोष ध्वनियाँ हैं। इसके अलावा अघोष ध्वनियों में आप देखेंगे तीन के तीनों सा जो होते हैं वो किस में आते हैं, तीन के तीनों सा आपके अघोष ध्वनियों में आते हैं। तीन के तीनों सा मतलब कि एक सा ये, ठीक है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ये तीनों सा आपके, और बाकी दो द्वितीय और प्रथम वर्ग जो होता है वो सब आपके किस में आते हैं, वो सब अघोष में आते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो ये अघोष और सघोष के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको बता दी जिसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, घोष और अघोष समझ में आ गया कि घोष क्या है और अघोष क्या है, भूलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, आगे देखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं होती हैं, बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं होती हैं, ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त परीक्षा में आ सकता है। बताइए, अर्थ परिवर्तन की अगर बात की जाए तो अर्थ परिवर्तन की बेसिकली तीन दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं, तीन दिशाएं होती हैं। वैसे संसार ही परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन हर चीज में होता है, ठीक है। परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है और मानव प्रयोग की भाषा भी परिवर्तन से ही एक प्रकार से मतलब बिना परिवर्तन के नहीं संभव, यानी कि परिवर्तन से मुक्त नहीं है।
संसार की प्रत्येक भाषा में कई प्रकार के परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं समय के साथ-साथ, और इसी परिवर्तन में अर्थ परिवर्तन को विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास कहा जाता है। तो अर्थ परिवर्तन भी एक प्रकार से संभव है और होता रहता है। अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएँ मानी जाती हैं, ठीक है? पूछी गई हैं कितनी दिशाएँ? तो 3 दिशाएँ होती हैं। पहला होता है अर्थ विस्तार के लिए अर्थ में परिवर्तन किया जाता है, यानी एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। दूसरा होता है अर्थ संकोच के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। और तीसरा होता है आपका अर्थ आदेश के लिए, यानी कि ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। यानी कि 3 दिशाएँ होती हैं अर्थ परिवर्तन की, या तो अर्थ में विस्तार करना होगा, या अर्थ में संकुचन करना होगा, या अर्थ का एक प्रकार से आदेश देना होगा, अर्थादेश करना होगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अर्थ विस्तार क्या है? अर्थ विस्तार की परिभाषा डॉक्टर सक्सेना बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने दी। कहा कि जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकल करके अधिक विस्तृत और व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको अर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थ विस्तार का मतलब समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो वो अर्थ विस्तार होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये होगा अर्थ विस्तार। दूसरा आपका होता है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच क्या होता है? अर्थ संकोच की अगर बात की, जैसे कि आप देखेंगे जो है अर्थ विस्तार में, जैसे आपका महाराज शब्द हो गया, स्याही शब्द। स्याही शब्द पहले मात्र काले रंग की प्राप्ति, मतलब काले रंग के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब स्याही शब्द जो है एक प्रकार से लेखन के लिए किया जा रहा है। तमाम रंग उसमें संकलित हो जाते हैं, यानी कि अब स्याही शब्द जो है ये बहुत व्यापक शब्द हो गया है। ऐसे ही जो है महाराज शब्द, महाराज शब्द पहले राजा का वाचक था, पर अपने अर्थ विस्तार को प्राप्त होकर के रसोइया के अर्थ में भी आजकल जो है महाराज कहा जाने लगे, यानी कि जो खाना बनाता है उसको भी महाराज आप देखेंगे बोला जाता है। तो ये सब अर्थ विस्तार में शामिल होता है। जैसे कि जयचंद, जयचंद एक कन्नौज के वैसे राजा थे। उन्होंने देशद्रोह किया था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ घात किया था। इसीलिए आज जब देशद्रोही की बात आती है तो जयचंद कहा जाता है। तो जयचंद अपने आप में क्या हो गया? ये भई अर्थ विस्तार का एक उदाहरण हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच नाम से पता चल रहा है कि भाई अर्थ में कमी करी जा रही है। अर्थ संकोच का मतलब क्या होता है? अर्थ संकोच यानी कि अर्थ संकोच जो होता है, उसकी अगर बात की जाए तो उसका मतलब अर्थ विद्वानों ने अर्थ संकोच के कई उदाहरण बताए हैं। अर्थ संकोच में क्या होता है? कम अर्थ हो जाए, जैसे व्यापक स्तर पर ना हो, कोई एक प्रकार से अ, राष्ट्र या जाति जितनी अधिक विकसित होगी, उसकी भाषा में अर्थ संकोच के उदाहरण उतने ही अधिक आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि संस्कृति और सभ्यता के विकास के में समान शब्द विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं, ठीक है? तो मतलब उनका अर्थ जो है वो संकुचित हो जाने लगता है। जैसे कि मैं एक शब्द बताऊँ आपको, जैसे समास। समास शब्द का प्रयोग जो है समास भी अर्थ संकोच में सहायक होते हैं। जैसे कृष्ण, सर्प, पहले आप देखेंगे कृष्ण का मतलब एक कृष्ण सर्प मतलब कि एक जाति होती थी कृष्ण सर्प। राजपुरुष, राजपुरुष, ठीक है? ऐसे ही आप देखेंगे मतलब कि आप देखेंगे समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, नामकरण, विशेषीकरण, ये और रूपक, परिभाषिकता, ये तमाम प्रकार के मतलब पारिभाषिक शब्द, ये ऐसे जो कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये सब अर्थ संकोच में मतलब कि बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। जैसे जन से क्या बन गया? दुर्जन बन गया, सज्जन बन गया। तो जन शब्द जो है संकुचित शब्द बन गया आकर के। तो इस तरीके से अर्थ संकोच जब हो जाता है, ठीक है? जैसे जन से दुर्जन बना, तो दुर्जन एक एक विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए कहा गया। तो जब भी संस्कृति का और भाषा का विकास जितना अधिक होगा, अर्थ संकुचन उतना भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बिहार, जैसे पहले हार शब्द था, हार से आप देखें कितने शब्द बनेंगे, बिहार, संहार, प्रहार, आहार, उपहार, निराहार, ये सब एक प्रकार से, तो हार से आपके ये तमाम सारे शब्द बने हैं, ठीक है? तो ये सब अर्थ संकुचन में आते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। द्वारिका प्रस और अगला जो है आपका वो होता है अर्थ आदेश। अर्थ आदेश की परिभाषा डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना देते हैं, कहते हैं कि अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन तो होता है, किंतु मूल अर्थ बराबर नहीं रहता है। जबकि अर्थादेश में क्या होता है कि किसी शब्द का मूल अर्थ पूर्णतया लुप्त हो जाता है, जो मूल अर्थ होता है वो खत्म हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया अर्थ प्रचलन में आ जाता है। जहाँ किसी शब्द का मूल अर्थ एकदम लुप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई नया अर्थ प्रचलित हो जाए, यानी कि जो मूल शब्द का जो अर्थ था वो खत्म हो जाए और उसके स्थान पर कोई नया अर्थ
प्रचलन में लाया जाने लगी। तो उसी को अर्थ आदेश कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो है अर्थ अपकर्ष, अर्थादेश की अगर बात की जाए तो अर्थादेश में 4 रूपों में अर्थादेश को आप समझ सकते हैं। एक अर्थ अपकर्ष होता है, एक अर्थोत्कर्ष होता है, एक अर्थ का मूर्तीकरण होता है और एक अर्थ का अमूर्तीकरण होता है। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें अर्थ का बदलाव हो जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होता है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो मैंने आपको बताई। चौथा प्रश्न है रूप, रूपिम और उपरूप पर टिप्पणी कीजिए। रूप, रूपिम और उपरूप क्या है? ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो रूप विज्ञान में एक प्रकार से खास करके रूप, रूपिम और उपरूप की बात करी जाती है। अब रूप, रूपिम और उपरूप है क्या? रूपिम जो होता है, मतलब रूप की अगर बात की जाए, रूप को मोर्फ कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं रूप को? MORPH, मोर्फ बोलते हैं। रूपिम को मोर्फीम बोलते हैं और उपरूप को जो है एलाउ, मतलब कि एलमॉर्फ बोलते हैं। तो ये आपका रूप हो गया। रूप का मतलब क्या होता है? मोर्फ। रूप क्या है? रूप जो होती है एक भौतिक इकाई होती है जो भाषिक कथनों में प्रयुक्त किया जाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त ध्वनियों का छोटा से छोटा अनुक्रम जो होता है जिसका अर्थ निकले, यानी ध्वनियों का सबसे छोटा अनुक्रम, सबसे छोटी चीज जिसका अर्थ निकले, छोटा शब्द जिसका अर्थ निकले, वही रूप कहलाता है। संकल्पना की दृष्टि से रूप मूर्त इकाई होता है। ठीक है, तो ये रूप हो गया यानी सबसे छोटा। दूसरा होता है रूपिम, मोर्फेम। रूपिम की अगर बात की तो भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई जिसे और अधिक सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसको रूपिम कहते हैं। दूसरे शब्दों में रूपिम स्वनिमों का एक छोटा, मतलब सबसे छोटा अनुक्रम होता है जो कोशीय अथवा व्याकरणीय दृष्टि से सार्थक होता है, यानी जिसका कुछ अर्थ निकले। ब्लूमफील्ड कहते हैं कि रूपिम वह भाषाई रूप है जिसका विशेष को किसी अन्य रूप से किसी प्रकार का ध्वन्यात्मक और अर्थगत सादृश्य नहीं है। रूपिम एक अमूर्त संकल्पना है। रूपिम को इड चिन्ह के माध्यम से संकेतित किया जाता है। कुछ भाषाओं में सभी रूपिम मुक्ति होते हैं और अर्थ को स्थिर रखते हुए उनका पुनर्विभाजन नहीं हो सकता। और तीसरा होता है उपरूप। उपरूप की अगर बात की जाए तो 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप जिनमें कुछ ध्वन्यात्मक विभेद होने के बावजूद उनमें एक ही अर्थ निकलता हो तो वे परिपूरक वितरण में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपरूप बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ये रूप, रूपिम और उपरूप के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। रूप विज्ञान की अगर बात की जाए तो रूप विज्ञान में सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन जो है कई स्तरों पर किया जाता है। जैसे कि पहला है स्वनम, स्वनम, स्वनिम, रूपिम, शब्द, पद, पद बंध, वाक्य बंध, प्रोक्ति, ये सब एक प्रकार से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 5वां नंबर। प्रश्न हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। या हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर टिप्पणी कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में बताएं। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की अगर बात की जाए तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो है एक सिंधु नाम की नदी बहती है उत्तर पश्चिम में। ये जो है सिंध के इलाके में आप देखेंगे, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के इलाकों में आप देखिएगा, तो वहाँ पर सिंध के एरिया में एक नदी बहती है, उसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, तो जो फारस के यानी कि ईरान के साथ साथ भारत के बहुत प्राचीन संबंध रहे ईरान के साथ। तो ईरान के लोग जब एक प्रकार से इधर आते थे तो ईरान के लोग जो थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते हैं, चूंकि ईरानी लोग या फारसी लोग जो हैं वो सा को हा बोलते हैं। ठीक है, वो सा को क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। तो सिंधु नदी को वो हिंदू नदी बोलते थे और यहाँ के रहने वाले को हिंदू बोलते थे। ठीक है, सिंधु और हिंदू, सा का हा में तथा धा का दा में परिवर्तन जो हो गया, ये हो गया पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार। तो ध्वनि परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके से ये ध्वनियाँ परिवर्तन होती रहती हैं। जैसे कि वहाँ पर जो ईरानी लोग होंगे वो अभी भी आप कहेंगे कि आप बोलो कि सिंधु, तो बोलेंगे हिंदू, फिंदू बोलेंगे, हिंदू, यानी कि सा को हा बोलेंगे, सही तरीके से हा नहीं बोल, मतलब कि वो सा नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसी कारण से इधर के निवासियों को हिंदू बोले जाने लगे, तो ये शब्द वहीं से निकला पहला। इसके अलावा हिंदू से बना हिंद
और हिंद में फारसी भाषा का संबंध जो है एक प्रकार से उसमें प्रत्यय ई लगा दिया गया जिससे हिंदी बन गया। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में लगाई जाने लगी। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद के निवासी और हिंद के भाषा, ये दो शब्द इसके अर्थ निकलते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में प्रयुक्त होने से हिंदी शब्द की उत्पत्ति में तीन बातें सामने आती हैं। पहला, हिंदी शब्द विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद में ई प्रत्यय लगा और हिंदी बन गया, पहला। दूसरा यह कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी की देन है या फारसी में एक प्रकार से ये शब्द प्रचलित था। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंदी देश के निवासी और हिंदी की भाषा। ये तीन बातें क्लियर हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी शब्द का ये विकास हुआ। कहीं कहीं पर हिंदी को लेकर के अलग अलग चीजें बताई जाती है, लेकिन हिंदी शब्द का जो उत्पत्ति मानी जाती है ये इस तरीके से बताई जाती है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति पर मैंने प्रकाश डाल दिया। अगला प्रश्न, तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम, तत्सम माने तत् माने उसी के, सम माने समान। उसी मतलब किसके? संस्कृत से, क्योंकि सबसे पहली भाषा कौन सी है? आदि भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की अगर बात की तो संस्कृत भाषा भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यानी संस्कृत भाषा जो है ये एक प्रकार से बड़ी ही मधुर भाषा है, देववाणी कही जाती है। इसमें काव्य इसके मधुर हैं। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य है, मधुर है। दिव्या गीर्वाण भारती, ये दिव्य भाषा यानी कि देवताओं की भाषा है। गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम, इसमें जो काव्य है वो बड़े अच्छे हैं। मधुरम काव्यम तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और ये पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे अभी तो बड़ा मनमोहक लगेगा, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ेंगे। संस्कृत से बनी भैया पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से कुछ टूटी फूटी अवहट, और यही अपभ्रंश और अवहट से मिलकर के हिंदी का निर्माण हुआ, ठीक है। यानी संस्कृत का बिगड़ा रूप पाली, पाली का बिगड़ा प्राकृत, प्राकृत का बिगड़ा अपभ्रंश, अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ अवहट, और अवहट का बिगड़ा या अपभ्रंश का बिगड़ा हिंदी हुआ। हिंदी की एक प्रकार से जो 5 उपभाषाएं हैं उनका विकास हुआ। उन्हीं 5 उपभाषाओं में जो पश्चिमी हिंदी की बोली है, खड़ी बोली आकर के द्विवेदी काल में हिंदी साहित्य के, वो एक प्रकार से पारिनिष्ठित होती है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में, और उसके बाद में खड़ी बोली का विकास होता है। और हिंदी की खड़ी बोली आज हिंदी की एक प्रकार से पारिनिष्ठित या मानकीकरण की प्रक्रिया को पार करते हुए आज हमारे समक्ष जो हिंदी है वो खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। तो ये हिंदी के बारे में हो गया। तो उसी हिंदी में तत्सम और तद्भव नाम के 2 शब्द हैं। वैसे तद्भव और तत्सम शब्द की अगर बात की जाए तो ये शब्द जो होते हैं ये शब्द संपदा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब हम हिंदी शब्द संपदा के बारे में बात करते हैं, हिंदी शब्द समूह की बात करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो हिंदी शब्द समूह में अब आप उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, दूसरा भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द, और तीसरा विदेशी भाषाओं के शब्द। तो जो आर्य भाषाओं के शब्द हैं यानी कि जो संस्कृत वाली परंपरा है, यहाँ से जो शब्द मिले हैं उन्हीं में से तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, अर्थ तत्सम शब्द, देशज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, और ये सब आपके आते हैं। तो ये भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द जो है उस तत् माने उसी के, सम माने समान, यानी उसी मतलब संस्कृत के, यानी ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में जैसे थे वैसे हूबहू आकर के लिख दिए गए हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के समान जो शब्द हैं यानी संस्कृत के समान प्रकृति रखने वाले, वो एक प्रकार से तत्सम शब्द हैं। जैसे कि आप देखेंगे तत्सम शब्द में दुग्ध हो गया, ठीक है, तत्सम शब्द है। अंग हो गया, उपकार हो गया, साधु है, महात्मा है, जल है, ये सब शब्द संस्कृत में भी ऐसे प्रयोग होते हैं। अंग शब्द संस्कृत में भी अंग कहा जाता है, उपकार को संस्कृत में उपकार कहा जाता है, साधु को साधु कहा जाता है, महात्मा को महात्मा कहा जाता है, जल को संस्कृत में भी जल कहा जाता है। तो इस तरीके से तत्सम शब्द हो गया। तत् उभव, तत्भव को संधि विच्छेद करेंगे। तत् उभव, तत् माने होता है कि तत् माने उसी के, भव माने मतलब उससे, और भव माने उदय होना, यानी उससे उदय, किससे? संस्कृत भाषा से उदय हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे उच्च, उच्च जो शब्द था संस्कृत का उससे क्या बना? ऊंचा। ओष्ठ जो संस्कृत का शब्द था उससे क्या बना? ओठ बना। दुर्बल से दुबला, ठीक है। धूम से धुआं, बधिर से बहरा।
तो ये एक प्रकार से हिंदी के शब्द भंडार में तद्भव शब्द जो है बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो ये तद्भव शब्द हो गए। तो तत्सम और तद्भव का जो फंडा था मैंने क्लियर कर दिया। और जो दूसरा भारतीय जो अनार्य भाषा के शब्द हैं, उनमें आपका द्रविड़ वर्ग में जो भाषा है मुंडा वर्ग, द्रविड़ वर्ग, ठीक है? 2 तरीके से। जैसे कि पिक, मयूर, कदली, कंबल, बाण, मीन, पिल्ला, चुरूर, ये सब शब्द द्रविड़ वर्ग के हैं। मुंडा वर्ग में से कोड़ी, गोंड, संथाल ये सब मुंडा वर्ग के हैं। और बाकी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जिसमें ईरानी, पारसी, पाश्तो, तुर्की, फारसी, अरबी, चीनी, ठीक है? जापानी ये सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, ठीक है? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, यूनानी, लैटिन, स्पेनिश, रूसी, जर्मनी, इटालियन ये सब शब्दों से बहुत सारे मतलब शब्द जो है इन सभी भाषाओं से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा भी कई सारे शब्द हैं। एक देशज शब्द होता है जो कि जिसकी जिसकी उत्पत्ति का पता ना लगे वो देशज शब्द है। विदेशज शब्द जो कि विदेशों से हमारे यहाँ पर आए हैं, जैसे अरबी, फारसी, यूरोपीय परंपरा से तमाम प्रकार के शब्द आए हैं वो सब, ठीक है? निर्माण या गठन की दृष्टि से अगर देखेंगे शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द जैसे हाथ, पैर, पेट, किताब यानी कि ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि पुस्तकालय, हथगोला, जलज ये सब 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं जिसका अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, तीसरा होता है ऐसे शब्द जो कि एक प्रकार से यौगिक हो परंतु जिनका एक विशेष अर्थ रूढ़ हो। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है क्या? कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेकिन प्रचलित अर्थ क्या है पंकज का? कमल, ठीक है? ध्यान रखिएगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, कौन है? भगवान शंकर, ये सब, ठीक है? प्रयोग की दृष्टि से अगर शब्दों की बात करें तो सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, ऐसे कई शब्द आपके होते हैं, ठीक है? तो ये सब शब्द के बारे में मैंने बताया। शब्द परंपरा जब समझाऊंगा तो आपको बता दूंगा। हालांकि तत्सव तद्भव आपको समझ में आ गया होगा। संकर शब्द होता है। संकर शब्द मतलब कि जब जैसे कि एक शब्द विदेशी भाषा का हो और एक देसी भाषा का, यानी 2 भाषाओं के मिलने से संकर शब्द, संकर माने होता है मिक्सचर, यानी जैसे रेल गाड़ी। अब रेल और गाड़ी ये संकर शब्द होते हैं, रेल गाड़ी। अब रेलगाड़ी समझ रहे हैं ना? रेल ये अंग्रेजी का है, गाड़ी आपका अलग भाषा का है, हिंदी का। तो रेल और गाड़ी मिलने से क्या बन गया? रेलगाड़ी बन गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न। तत्सम और तद्भव तो हो ही गया आपका, ठीक है? अगला 7वां नंबर प्रश्न है, हिंदी में अरबी और फारसी के किन्हीं 4-4 शब्दों को लिखिए। अब हिंदी और मतलब हिंदी में अरबी और फारसी के शब्द जो आए हैं उनमें 4-4 शब्द लिखिए कि कौन से शब्द हैं जो कि अरबी के हैं और कौन फारसी के हैं। आप लोग नहीं जानते हैं अगर तो मैं आपको बता दूं, अरबी भाषा से बहुत सारे शब्द आए हैं, फारसी से और ज़्यादा आए हैं। जैसे आप लोग अगर जैसे अरबी भाषा के शब्दों को अगर मैं बताऊं तो अरबी भाषा में जैसे आप कालीन का नाम सुनते हैं, मुन्ना भैया और ये सब आप सीरीज देखे होंगे। कालीन आप लोग बिछाते हैं, कालीन शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा कैंची शब्द आप लोग जो होते कैंची आप काटने वाली, कैंची शब्द कहाँ का है? ये अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है। इसके अलावा चमचा शब्द का प्रयोग आप लोग करते हैं, चमचा। चमचा शब्द कहाँ का है? ये भी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? चारपाई शब्द का प्रयोग आप खूब बार करते हैं, चारपाई। चारपाई शब्द कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? ऐसे ही आप देखेंगे जो है लाश शब्द का आप कई बार प्रयोग करते हैं, लाश, ठीक है? लाश, लाश शब्द कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? इसके अलावा सुराग, सुराग शब्द कहाँ का है? सुराग, सुराग शब्द आपका अरबी भाषा का है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ऐसे ही खजांची शब्द भी अरबी भाषा का है। तो ये सब अरबी भाषा के शब्द मैंने आपको बता दिए। 4-4 पूछे गए थे। फारसी का, फारसी भाषा के शब्द में जैसे आप लोग फारसी भाषा में सुने होंगे बहुत सारा शब्द, जैसे आराम करना आप बोलते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम शब्द किसका, किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? दीवार शब्द कहाँ का है? दीवार, दीवार शब्द भी आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुश्ती शब्द कहाँ का है? कुश्ती, कुश्ती शब्द कहाँ का है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है? ऐसे ही आप बोलते हैं खामोश, खामोश शब्द कहाँ का है? खामोश, खामोश शब्द आपका फारसी भाषा का है। ऐसे ही आप देखेंगे जो है चादर, चादर शब्द कहाँ का है? चादर, चादर शब्द जो है आपका ये भी फारसी भाषा का है। ऐसे ही तालाब, तालाब शब्द भी आपका फारसी भाषा का है। नौजवान, परहेज, खराब, रोगन, सितार, सरदार ये सब शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। जुर्माना, ठीक है? ये सब शब्द ध्यान रख लीजिएगा। आवारा, ये सब शब्द कहाँ के हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है? तो अरबी और फारसी के 4-4 शब्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जैसे आप लोग
कीचक शब्द सुनते हो कि कीचक माने बांस होता है, बांस शब्द जो है ये चीनी शब्द है, ठीक है। सिंदूर शब्द जो है ये भी चीनी शब्द है, क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लोग नाम सुने होंगे जैसे कि कुली, कुली, कुली कहाँ का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है कुली, ठीक है। मुगल तुर्की भाषा का शब्द है। खच्चर तुर्की भाषा का, कुर्ता तुर्की भाषा का, तोप, तोपची, दरोगा, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बम किस भाषा का शब्द है? बम, तुरूप, ये सब डच भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अंग्रेज, कूपन, कारतूस, फ्रांसीसी, एडवोकेट, ये सब आपके फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। पिकनिक, बेसिन, मास्टर, मास्टर शब्द भी आपका फ्रांसीसी भाषा का है, ठीक है। तो ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव में कई सारे बनेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 8वां नंबर। पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ भैया? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, ठीक है, 5 बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी की अगर बात की है, वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो हिंदी जो बनी है भाषा, इसकी 5 उपभाषाएँ हैं। पहला है आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी, तीसरा है आपका पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी यानी पहाड़ी हिंदी तीसरा, और चौथा आपका है राजस्थानी हिंदी, और 5वां आपका पड़ेगा बिहारी, मतलब आपका क्या पड़ेगा? बिहारी हिंदी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी और मतलब कि पूर्वी और पश्चिमी, ये 5 बोलियाँ, मतलब 5 उपभाषाएँ हैं हिंदी की। जिसमें पूर्वी हिंदी की बोलियाँ, मतलब पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ आपसे पूछी गई। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ, जिनमें पहली बोली है आपकी कौन-सी? हरियाणवी, दूसरी बोली आपकी है ब्रजभाषा, ठीक है, तीसरी बोली आपकी खड़ी बोली, चौथी बोली है बुंदेली, और 5वीं आपकी कौन-सी है? जो है 5वीं आपकी कौन-सी है? कन्नौजी है। इसके अलावा और भी आप देखते हैं तो वो अलग-अलग समझो में, तो ये लेकिन कन्नौजी वगैरह ये सब आपकी हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, ठीक है। इसके बाद में आपकी आती हैं पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। पूर्वी हिंदी की बोलियों की अगर बात की तो 3 बोलियाँ पूर्वी हिंदी की हैं। कौन-कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। इसके अलावा बिहारी हिंदी की बोलियों की अगर बात की जाए तो बिहारी हिंदी की बोलियों में भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। चौथा जो आपका था वो था राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में पश्चिमी राजस्थानी, इसको मारवाड़ी कहते हैं, और मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसको जयपुरी या हड़ौती बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, इसको आप अहीर-बाटी बोलते हैं, और इसके अलावा चौथी जो होती है वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसको आप मालवी बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थानी इसको आप निमाड़ी बोलते हैं। तो ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ हैं। पहाड़ी हिंदी की बोलियों की अगर बात की जाए, पहाड़ी हिंदी में जैसे गढ़वाली बोली हो गई, कुमायूनी हो गई, ठीक है, ये सब आपकी जो है आपकी पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस तरीके से ये बोलियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पूछा क्या गया था? पश्चिम हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। पहला नाम आप लिख लीजिएगा हरियाणवी, दूसरा लिख लीजिएगा खड़ी बोली, तीसरा लिख लीजिएगा ब्रजभाषा, और आपका चौथा लिख लीजिएगा बुंदेली, और आप लिख लीजिएगा 5वां कन्नौजी, ठीक है। ये आपकी 5 भाषाएँ पश्चिमी हिंदी की हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आपकी जो हरियाणवी भाषा है, ये आपका जो है करनाल, दिल्ली, रोहतक, हिसार, पटियाला, यहाँ सब के जो एरिया है वहाँ बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और जाटों की, अहीरों की ये प्रधान भाषा है हरियाणवी। इसके अलावा दूसरा जो है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरबी भी कहा जाता है, और ये स्टैंडर्ड भाषा है, मानकीकृत भाषा है, और वर्तमान में हिंदी की जो एक प्रकार से जो भाषा है वो खड़ी बोली को ही अपनाया गया है। खड़ी बोली मेरठ में, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, यहाँ सब खड़ी बोली बोली जाती है। तीसरी जो बोली है वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आपको बता दूं, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की अत्यंततम समृद्ध और सरस भाषा है। ब्रजभाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, यहाँ सब बोली जाती है, ठीक है। चौथी जो बोली है वो है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड के आसपास वाले इलाकों में बोली जाती है, चंबल वगैरह की घाटी में, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, यहाँ सब, बालाघाट, ओरछा, दतिया, ठीक है, होशंगाबाद, इन सभी जिलों में बोली जाती है। 5वीं बोली आपकी कन्नौजी। कन्नौजी कन्नौज प्रदेश की भाषा है। इसकी अगर बात की जाए तो कन्नौजी जो है ये कन्नौज में आपको खूब ज़्यादा बोलने मतलब कि मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जैसे कि कानपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, यहाँ सब जो भाषा है कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न, नागरी लिपि का नामकरण। नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे किया गया? नागरी लिपि को नागरी कैसे क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको बताएं। नागरी लिपि की अगर बात की जाए तो नागरी लिपि के नामकरण में अनेक मत हैं। पहला मत तो ये है कि भाई
नगरों में चलने वाली जो लिपि थी, इसीलिए इसको नागरी कहा गया, नगरों में प्रचलित थी। दूसरी बात, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण से इसको नागरी कहा जाने लगा। तीसरा मत यह है नागरी लिपि के नामकरण का कि अनेक लोग बौद्ध के प्रसिद्ध ग्रंथ ललित बिंबसा मतलब ललित विस्तार नाम का एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें उल्लिखित नगर लिपि से नगरी संबंध का मतलब नगरी का शब्द शब्द का संबंध जोड़ते हैं। कुछ विद्वानों की लाभी है वो तांत्रिक चिन्ह देवनागरी के साम्य के कारण से इसे देवनागरी या फिर नागरी कहते हैं। पांचवी लाभी विद्वानों की वो मानती है कि देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी मतलब काशी में प्रचार हुआ इस लिपि का, इसलिए इसको देवनागरी कहा गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि मध्य युग में प्रचलित स्थापत्य की एक शैली थी नागर शैली, जो कि मंदिर बनाने की नागर शैली थी। ठीक है, तो नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर बनाने की शैली है, तो इसी शैली के नाम पर नागरी को एक प्रकार से पढ़ा, चूंकि उत्तर भारत की मंदिर बनाने की शैली थी और उत्तर भारत में नागरी लिपि एक प्रकार से इसीलिए नाम पड़ा इसका। कुछ लोग कहते हैं कि देवभाषा संस्कृत लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया गया था उसे देवनागरी कहा गया था, इसीलिए इसको नागरी कहा गया। ठीक है, इन सभी मतों के अनुसार मतलब अनुमान का सहारा अधिक लिया गया है। इसमें प्रथम मत के समर्थन जो हुआ है, यानी कि नगरों में चलने वाली जो लिपि थी इसलिए इसको नागरी कहा गया, इसका समर्थन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। नागरी नगर जनों यानी शिष्ट जन जो थे, यानी जो पढ़े लिखे विद्वान थे, उनकी लिपि हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए इसको नागरी कहा गया और धीरे धीरे करके ये अपनी विशिष्टता के कारण से देवनागरी बनती चली गई और इस तरीके से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति या देवनागरी शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे देखिएगा। 10वां प्रश्न है भोजपुरी की विशेषताएं बताएं। भोजपुरी की अगर बात की जाए, भोजपुरी क्या है? भोजपुरी एक बोली है। भोजपुरी अवधि मतलब मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये तीन बोलियां बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, तो ये बताएं भोजपुरी के बारे में कुछ। भोजपुरी, भोजपुरी क्या है भाई? भोजपुरी एक बोली है। भोजपुरी हिंदी उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बिहार में चंपारण, रांची, इन सभी प्रदेशों में जो है भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्राचीन जिला है भोजपुर, उसी के नाम के आधार पर पड़ा। जहाँ के राजा भोज ने इसका नामकरण किया था, उनका नाम था भोज, उन्हीं के द्वारा चलाई गई थी ये बोली। और भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा भी है और भोजपुरी प्राचीन समय में कैथी लिपि में लिखी जाया करती थी, अब तो नागरी लिपि में आप देखेंगे। भोजपुरी में ये विशेषताओं की अगर बात की तो पहली विशेषता इसकी ये है कि भोजपुरी में रा का लोप हो जाता है, रा जो है उसका लोप हो जाता है, जैसे कि लड़िका शब्द जो है मतलब ड़ा का लोप हो जाता है इसमें। ठीक है, ड़ा ड़ा शब्द का लोप हो जाता है और रा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि लड़का को लड़िका कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, लड़िका, लड़का को क्या बोलते हैं? लड़िका। आप देखेंगे ड़ा वाले शब्द को रा पढ़ते हैं बिहार के लोग, तो ये भोजपुरी में हो जाता है। भोजपुरी में ला का लोप हो जाता है, लड़िका मतलब लड़का से लड़का लड़िका बन जाता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता ये है कि भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं जो होती ई अथवा ईकारांत रूप में मिलती हैं, मतलब कि जैसे बहिनी जैसे आग नहीं बोलेंगे, आगी, जैसे आग, ये देखिए आग होता है, अकारांत नहीं होगा, यहाँ पर ईकारांत होगा, मतलब कि छोटी ई लास्ट में आ जाएगी, आगी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आगी। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे उदाहरण के रूप में जैसे कि बहन, बहन में क्या है? अकारांत है, यानी कि यहाँ पर छोटा से समापन है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? बहिनी बोलेंगे, बहिनी, बहिनी। ठीक है, बहिनी, का बहिनी का हाल है, का हो बहिनी का हाल बा, रवा के बुझात नहीं खे का, ऐसे बोलेंगे। तो ये सब एक प्रकार से ये सब एक प्रकार से मतलब भोजपुरी की विशेषताएं हैं। इसके अलावा भोजपुरी पर अवधी और बंगला का प्रभाव भी पड़ा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अवधी का एक प्रकार से बड़ा विस्तार रहा है। पूरी जो प्रेमाख्यानक काव्य धारा आप बात करें, चाहे हिंदी के राम भक्त शाखा की बात करेंगे, तो अवधी का विकास बहुत हुआ है और अवधी का प्रभाव इस पर देखने को मिला है। ठीक है, तो भोजपुरी भाषा संस्कृत भाषा के अति निकट और संस्कृत की ही भांति वैज्ञानिक भाषा है। भोजपुरी भाषा के धातुओं और क्रियाओं का वाक्य प्रयोग विषय और अधिक स्पष्ट होता है। तो ये भाषा मतलब ये भोजपुरी की विशेषताएं कुछ मैंने आपको बताई। कोई 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडवा से, 150 या 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, अवधी भाषा का क्षेत्र बताइए, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। अवधी भाषा का क्षेत्र बताइए और इसकी विशेषताएं भी बताइए। अवधी भाषा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बोली की अगर बात की है, रामचरितमानस और जो है एक प्रकार से प्रेम आख्यानक सूफी काव्य परंपरा जितनी भी रही है, ये सब अवधी में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राम भक्त शाखा अवधी में और ये
तो अवधि की अगर बात की है तो ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, लखनऊ में, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, ठीक है, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, फतेहपुर, इन सभी इलाकों में आप देखेंगे अवधि बोली जाती है। खास करके मैं गोंडा से हूँ तो गोंडा में भी अवधि बड़ी ज़बरदस्त बोली जाती है। अवधि तो हम एकदम से बहुत ज़बरदस्त जानी थे, क्योंकि अवधे में पैदा भेन, तो अवधे वाला इसे हम बोली थे, जो भाषा बोली थे। अब मैं बोलता हूँ ये बोलूँगा, हम बोली थे। अब अवधि में मैं कहे हम होई जे, ठीक है, हम खाना खाए ले बब्बे, मम्मी कहे भैया खाना खाए लियो, तब हम का कहबै, रुको मम्मी अबे खाई थे, अभी खा लेंगे नहीं, रुको मम्मी अबे खाई थे, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे रुका। अब फैजाबाद में आप देखेंगे या अयोध्या में थोड़ा उधर जाएंगे, सुल्तानपुर में, रुका मम्मी अबे खाता नहीं, ऐसे बोलेंगे, मतलब कि या जो है, जैसे भी देखें गोंडा में देखेंगे बोलेंगे अइबो जइबो नहिबो, मतलब बहराइच वगैरह में अइबो जइबो नहिबो खइबो। वही गोंडा में भी आप देखेंगे बोलेंगे जो है क्या बोलेंगे कि आबो जाबो नहाबो खाबो, ऐसे बोलेंगे। वहीं आप थोड़ा सा सुल्तानपुर के और उधर जाएंगे या फैजाबाद के उधर, तो आप देखेंगे वहाँ पर बोला जाएगा आबा जाबा नहाबा खाबा, यानी वहाँ पर आप देखेंगे बड़ा आ का अंत होगा, ठीक है। गोंडा के एरिया में आप इसमें आप देखेंगे तो उसमें जो है ओ का अंत होगा, ओकार अंत, ठीक है। ऐसे ही आप बहराइच, मतलब इसमें अवधि में भी कई कैटेगरी आपको मिलेंगी। तो अवधि एक प्रकार से मुख्य रूप से ये अवध से उत्पन्न हुई है अवधि, ठीक है, अवध से ई प्रत्यय लगा करके अवधि बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रखिए। तुलसीदास की रामचरितमानस जो रचना है अवधि में लिखी गई है, और जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत अवधि में लिखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेपाल में भी कुछ इलाकों में अवधि लोग जानते हैं, समझते हैं, नेपाल के तराई इलाकों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दुनिया के अन्य देशों में भी आप देखेंगे, मॉरिशस वगैरह में लोग कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में अवधि वगैरह जानते हैं, ठीक है। अवधि बोलने वाले लोग तो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, हॉलैंड यानी नीदरलैंड में हैं, ठीक है, सूरीनाम में हैं, मॉरिशस, इन सभी जगहों पर हैं, फिजी, गुयाना, इन सभी द्वीपों पर आप देखेंगे अवधि बोलने वाले कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। अवधि की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो अवधि बोली में आपको देखेंगे ए का उच्चारण आई के, और मतलब ए जो होता है, ए जो है उस अवधि में क्या बन जाता है, आई बन जाता है, आई, ठीक है। इसके अलावा औ जो होता है अवधि में क्या बन जाता है, औ जो होता है औ बन जाता है, ठीक है, औ। ध्यान रखिएगा सभी बातों को, जैसे कि ऐसा की जगह क्या हो जाएगा, ऐसा, औरत की जगह औरत हो जाइए, मतलब जैसे ये औरत है, औरत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, औरत, 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 ये इस तरीके से ये अवधि हो जाती है, ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी अवधि में अल्प प्राण की जगह महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पेड़ की जगह पेड़वा, या पेड़ की जगह आप देखेंगे जो है पेड़वा, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है पेड़ को फेड़ भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे। अवधि में ए ओ के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों में एक प्रकार से आता है, तथा सा, तीनों सा जो होते हैं, यानी कि ये सा और ये सा, ये इसके स्थान पर मात्र एक सा का प्रयोग होता है, वो सा है ये बड़ा वाला सा, यानी कि ये सा, ठीक है। इस सा का प्रयोग अब तीनों सा के स्थान पर यही होता है। अवधि बोली में संज्ञा के तीन रूप मिलते हैं, एक जैसे जो है घोड़ा, अब घोड़ा में आप देखेंगे एक हो जाएगा जैसे घोड़ा का घोड़ा, घोड़वा, ठीक है, घोड़ौना, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे ही कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुत्ता, कुतवा और कुतौना, ये तीन रूप आपको मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, एक तो हो जाएगा कुत्ता, दूसरा हो जाएगा कुतवा, ठीक है, कुतवा, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका कुतौना। ये अवधि की विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा और लिपि में क्या संबंध है, बताएं। भाषा और लिपि में क्या संबंध है भैया, फटाफट से आप बताओ। भाषा और लिपि में क्या संबंध है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भाषा ध्वनि का एक प्रकार से, विचारों की एक प्रकार से व्यवस्था होती है, ध्वनि या ध्वनियों की व्यवस्था भाषा कहलाती है, और वर्णों का संयोजन लिपि कहलाती है। बहुत बढ़िया, लाइन पर फोकस करिएगा। भाषा ध्वनियों की व्यवस्था है और लिपि वर्णों का संयोजन है। लिपि का महत्व नगण्य नहीं है, लिपि की सहायता से भाषा युगों युगों तक अस्थायित्व प्राप्त करती है और साहित्य की परंपरा की रक्षा करती हुई उसके विकास में सहायक होती है। यानी कि जिन ध्वनियों का प्रयोग एक प्रकार से आप केवल बोलचाल की भाषा में करते हैं, मैं बोलचाल के मामले में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनको अगर आप लिखेंगे तो एक प्रकार से
वो दीर्घकाल तक बनी रहेंगी, यानी कि लिखने की जो कला है या वर्णों का संयोजन जो है वो लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा आपस में मिल करके एक प्रकार से सहजात संबंध एक प्रकार से नहीं होता दोनों का। हालाँकि एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, जैसे कि देवनागरी संस्कृत में लिखी जाए, रोमन में, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं में लिखी जा सकती है। इसे एक लिपि जैसे मान लेते हैं, मैं आपको समझाऊँ जैसे राम। अब राम शब्द ये है हिंदी भाषा का शब्द, ठीक है? अब इसको राम मैंने देवनागरी लिपि में लिखा, इसी राम को हम किस में लिख सकते हैं? रोमन लिपि में लिख सकते हैं राम। इसी राम को आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, मतलब उर्दू की लिपि में। ऐसे आप कई लिपियों में एक भाषा के शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है? रामविलास शर्मा कहते हैं कि एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और 2 या 2 से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी, ठीक है? उसी प्रकार से एक लिपि को अनेक भाषाओं में लिखा जा सकता है, अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी और फ्रेंच। आप देखेंगे इन सभी में आप लिख सकते हैं। तो भाषा और लिपि का मूलाधार ध्वनियाँ होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि दोनों ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है, चाहे भाषा की बात करें, चाहे लिपि की। तीसरी बात, दोनों देश काल आदि से निम्न होती हैं, दोनों ही सांस्कृतिक उन्नति के प्रतीक हैं। भाषा को अस्थायी रूप प्रदान करने में लिपि महत्वपूर्ण स्थान है। लिपि भाषा को मूर्त रूप प्रदान करती है। जिस प्रकार भाषा में ध्वनि और अर्थ का संबंध होता है, उसी प्रकार वर्ण और ध्वनि का संबंध यादृच्छिक होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भाषा और लिपि के संबंध में मैंने आपको बताई। तीसरा प्रश्न, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएँ बताएँ। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएँ क्या होती हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देवनागरी लिपि की बात हो रही है। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, देवनागरी लिपि एक प्रकार से एक आदर्श लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि है और इसके समान कोई लिपि नहीं है। देवनागरी लिपि की अगर बात की, वैज्ञानिक लिपियाँ कौन-सी होती हैं? वैज्ञानिक लिपि को वर्णात्मक होना चाहिए, आरक्षित नहीं, मतलब कि आक्षणिक नहीं, वर्णात्मक होना चाहिए। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह होने चाहिए, तो वो बिल्कुल आपको नागरी लिपि में मिलेंगे। पहली बात, नागरी लिपि में अक्षरात्मक लिपि है, नागरी लिपि अर्ध अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसमें 14 स्वर हैं और एक प्रकार से और 34 मूल व्यंजनों को मिलाकर के कुल 48 चिन्ह आपको मिलेंगे। कुछ और संज्ञा अक्षर इसमें दिए गए हैं, ठीक है? बाद में जो शामिल हुए हैं। इसके अलावा नागरी के वर्ण जो हैं वो एकदम से क्रम से वैज्ञानिक रूप से सजे हुए हैं। आप देखेंगे वो एक प्रकार से जो शामिल है वो आप देखेंगे जो है वर्ण जो शामिल है व्यंजन के, वो आप देखेंगे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के उच्चारण से होते हैं, ठीक है? जैसे का वर्ग जो है एक प्रकार से एक का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ये सब विभाजित हैं। आप देखेंगे का जो होता है का, ख, ग, घ कंठ है। ऐसे ही आप देखेंगे जो है चा, छा, जा, झ तालु से है। फिर आप देखेंगे ता, था, दा मूर्धा से है, ठीक है? इसी तरह पा, फा, बा एक प्रकार से आपका दंत ओठ से मतलब कि ओठ से है, ठीक है? या, रा, ला ऐसे आप देखें दंत ओष्ठ ऐसे आप देखेंगे ये सब अपने-अपने हिसाब से उच्चारण का सबका अलग-अलग स्थान है आपका, ठीक है? और वर्णों के नाम हैं जो उनका उच्चारण जैसे का, खा, गा मतलब गा, चा आदि, जबकि अंग्रेजी में आ के लिए एक वर्ण का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पर हर एक शब्द के लिए, हर एक ध्वनि के लिए, हर एक प्रतीक चिन्ह वहाँ पर है, ठीक है? नागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहाँ पर कोई लोप का गुण नहीं होता, जैसे कि अंग्रेजी में क्या होता है कि यहाँ पर फला अक्षर साइलेंट है, ई साइलेंट है, ऊ साइलेंट है, तमाम अंग्रेजी में होता नहीं है रोमन लिपि में। नागरी लिपि में ऐसा कुछ नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। किसी आदर्श लिपि में एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना चाहिए और यह गुण देवनागरी लिपि में विद्यमान है। अंग्रेजी में क्या है, एक ध्वनि के लिए कई चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आप चा के लिए सी एच का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है? और हिंदी में चा के लिए चा एक बना ही दिया गया है, ठीक है? ऐसे ही आप अंग्रेजी में आप देखते हैं का के लिए आप कहीं-कहीं पर सी का प्रयोग करते हैं, का के लिए कहीं-कहीं पर के का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और का के लिए कहीं-कहीं पर आप देखते हैं क्यू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये गलत हो गया। ऐसे ही जा के लिए आप देखते हैं कहीं-कहीं पर अंग्रेजी में जी का प्रयोग और कहीं पर जे का प्रयोग होता है। हिंदी में जा के लिए आप देखेंगे जा के लिए ये प्रयोग होता है, ठीक है? और ज्ञा के लिए ज्ञा अक्षर अलग से है, ठीक है? तो ये सब विशेषता नागरी लिपि की है। नागरी में आंसू लेखन की भी सुविधा है। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग-अलग लिपि चिन्ह हैं, जैसे कि का, खा, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। तो ये देवनागरी लिपि जो है, ये छपाई और टंकण के लिए उपयुक्त है। लिखने और छपाई वाले रूपों में अंतर नहीं आता इसमें। तो इसमें ये विशेषताएँ हैं देवनागरी लिपि की जो मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूर्वी हिंदी की बोलियों पर टिप्पणी कीजिए। पूर्वी हिंदी की बोलियों की अगर बात की, मैंने आपको बताया था पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं?
पूर्वी हिंदी की मुख्य रूप से 3 बोलियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं? पहली है अवधी, ठीक है? दूसरी है आपकी दूसरी कौन-सी? बघेली और तीसरी है आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है? कौन-सी है? छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी की अगर बात की जाए तो पूर्वी हिंदी की बोली में अवधी सबसे महत्वपूर्ण है। अवधी एक प्रकार से आप देखेंगे कि अवधी को कोसली भी कहा जाता है, ठीक है? लखनऊ, इलाहाबाद, उन्नाव, सीतापुर, बहराइच, फैजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, बाराबंकी, गोंडा इन सभी इलाकों में बोली जाती है। बहराइच, बलरामपुर इन सभी में अवधी बोली जाती है। बघेली की अगर बात करें तो बघेली जो है बघेलखंड की बोली है, ठीक है? बघेली इसीलिए इसको कहते हैं। बघेलखंड का जो एक प्रकार से रीवा का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, दमोह इन सभी इलाकों में आप देखेंगे बघेली बोली जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी जो है मध्य प्रदेश के रायपुर में आप देखेंगे, बिलासपुर में, इसके अलावा सारंगगढ़ में आप देखेंगे, खौरगढ़, बालाघाट, नंदगाँव इन सभी इलाकों में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये आपको पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर दीजिएगा। प्रश्न हिंदी भाषा के मानकीकरण पर विचार कीजिए। मानकीकरण का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था हिंदी भाषा का जो मानकीकरण है, बोलियों में जब कोई बोली क्या होती है, शिक्षित लोगों के विशाल सामाजिक वर्ग की भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है, तब वह भाषा मानक भाषा के रूप में जानी जाने लगती है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना बड़े अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी बोली या जब किसी प्रदेश की बोली स्टैंडर्ड यानी कि मानक होकर के भाषा का रूप धारण कर लेती है, तब आसपास की बोली अपनी छोटी-छोटी विशेषताएं खो बैठती हैं। इटली में रोम की लैटिन भाषा जब स्टैंडर्ड भाषा बनी तो रोम के आसपास की बोलियों को हज कर गई। इसी तरीके से आप देखेंगे जो खड़ी बोली है वो मानकीकृत हुई है अपने हिंदी में, और आप देखेंगे खड़ी बोली सबसे स्वीकृत है। मानकीकरण की प्रक्रिया में कुछ जो है चरण होते हैं। पहला चरण होता है चयन। सबसे पहले भाषा के समाज में प्रचलित विभिन्न रूपों में प्रायः राजधानी, राजनीति, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में प्रयुक्त रूप से मानक भाषा के रूप में चयन होना चाहिए उस बोली का, तब वो भाषा मानकीकरण में जाएगी। दूसरी बात प्रसार, यानी चयन होने के उपरांत भाषा के मानक रूप का उसके क्षेत्र से बाहर भी प्रयोग होने लगता है, जिनका अन्य बोलियों और उपबोलियों पर प्रभाव पड़ने लगता है। इसके अलावा तीसरा प्रयोग, यानी कि भाषा के मानक रूप का शिक्षा में, साहित्य में, प्रशासन में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन वगैरह में, समाचार पत्रों में, ठीक है, इन सभी जगहों पर उसका प्रयोग किया जाने लगता है। इसके अलावा चौथी बात, तब उसको स्वीकृति मिलती है। इस प्रकार बढ़ते जाने के कारण से भाषा के मानक रूप को साज की मतलब की जो सामूहिक स्वीकृति होती है सभी की, समाज की, वो मिल जाती है और वो भाषा, वो बोली मानक भाषा में बदल जाती है। हिंदी शब्दार्थ की दृष्टि से हिंदी की बोली जाने वाली भाषा जो होती है, वो एक प्रकार से जो खड़ी बोली है, वो मानक भाषा के रूप में हमारे समक्ष आई है। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मानकीकृत भाषा होती है जो कि एक प्रकार शिष्ट समाजों के द्वारा बोली जाने लगती है और धीरे-धीरे करके उसका चयन होता है, प्रचार-प्रसार होता है, प्रयोग होने लगता है अलग क्षेत्रों में और फिर उसको स्वीकृति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द समूह के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालिए। हिंदी शब्द समूह के मूल स्रोतों की अगर बात की जाए तो हिंदी शब्द समूह के मूल स्रोतों में मैंने आपको बताया था 3 मूल स्रोत हैं। पहला है आपका भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, दूसरा है भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द और तीसरा आपका है विदेशी भाषाओं के शब्द। भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम शब्द और देशज शब्द, विदेशज शब्द मतलब देशज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, ठीक है? और ये सब आते हैं। जैसे तत्सम और तद्भव आपके समझ में आ गया होगा। अर्ध तत्सम शब्द में जैसे कि कुछ बदल गए हैं, कुछ नहीं बदले, जैसे कि जो है बच्च, कृपा, अग्नि, ठीक है? अक्षर, आखर, छतर, दलिद्दर, ये सब अर्ध तत्सम शब्दावली। मैंने कुछ संस्कृत के से जुड़े हैं, कुछ हिंदी से जुड़े हैं। इस तरीके से अर्थ तत्सम होते हैं। देशज शब्द का मतलब होता है जैसे कि जिनकी उत्पत्ति का अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ से मिले हैं, वो बोलियों से निकले, जैसे कि खटिया, मचिया, लुटिया, ठीक है? थोथा, घपला, धब्बा, तेंदुआ, खिचड़ी, इन सब का प्रयोग नहीं पता चला कि कहाँ से हुआ है। लोटा, ठीक है? ये सब। तो ये सब आपके होते हैं। ये सब आपके इसी में आते हैं। ऐसे ही अनुकरणात्मक शब्द कुछ होते हैं, जैसे जो अनुकरण यानी सीख करके, जैसे कि धमकाना, खटखटाना, फड़फड़ाना, खटपट, कल-कल, छल-छल, भड़-भड़, हिन-हिनाना, मिमियाना, ये सब अनुकरण मूलक शब्द हैं। ठीक है? तो ये सब आपके भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द हैं।
भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्दों में द्रविड़ वर्ग और मुंडा वर्ग दो एक प्रकार से वर्ग शामिल है, जो कि आष्टिक परिवार से एक प्रकार द्रविड़ परिवार, आष्टिक परिवार आदि से आए हैं। तो एक प्रकार से वहाँ पर जैसे आप देखेंगे द्रविड़ वर्ग हो गया, मुंडा वर्ग। द्रविड़ वर्ग में मयूर, कदली, कंबल, बाण, मीन, ये सब, पिल्ला, चरूर, चूरर। मुंडा वर्ग में जैसे कोड़ी, गोंड, संथाल, ये सब। और तीसरा जो होता है विदेशी भाषाओं के शब्द। विदेशी भाषाओं के शब्दों में विदेशी भाषाओं के शब्द में जो है एक प्रकार से बड़े संख्या में लोग मतलब शब्द हैं, जैसे कि एशियाई भाषाओं के शब्दों में ईरानी भाषा के कुछ शब्द आए हैं, जैसे छत्तर, छत्रप, दीपी, मिहिर, गुंज, तीर, ये सब ईरानी भाषा के शब्द हैं। पाश्तो भाषा के शब्द हैं जैसे कि लताड़, ठीक है, कलूटा, नगाड़ा, इसके अलावा डेरा, पटाखा, ये सब शब्द पाश्तो भाषा के शब्द हैं। तुर्की शब्द जैसे कि कलगी, काबू, कुली, ठीक है, चेचक, चोगा, मुगल, खच्चर, सराय, नान, खटाई, तुर्की भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्दों में अफसोस, आराम, आवारा, कुश्ती, खामोश, चादर, जुर्माना, तालाब, दीवार, ये सब। अरबी भाषा के शब्द में कालीन, कैंची, खजांची, चमचा, चारपाई, ये सब आगत शब्द में है, ठीक है, यानी विदेशी भाषाओं से है। अब ऐसे चीनी भाषा के शब्द में कीचक यानी बांस, सिंदूर, ठीक है, ये सब, लीची, तो ये सब शब्द जो है चीनी भाषा के। जापानी भाषा के शब्द में जैसे रिक्शा, यूत्सु शब्द जो है ये भी जापानी भाषा का शब्द है। ऐसे ही पुर्तगाली शब्द में आप देखेंगे अलमारी, कमीज, कमरा, गोदाम, तौलिया, चाबी, बिस्कुट, ठीक है, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कर्नल, काफ़ी, काजू, गमला, गिरजा, गोभी, गोदाम, चाय, जंगला, तंबाकू, नीलाम, पपीता, ठीक है, पिस्तौल, ये सब शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और इसके अलावा जो फ्रांसीसी भाषा के शब्दों की अगर बात की जाए, जैसे अंग्रेज, कूपन, कारतूस, फ्रांसीसी, एडवोकेट, कप, कॉलर, जज, टेबल, डीलक्स, ये सब फ्रांसीसी शब्द हैं। डच शब्द से आप देखें बम, तुरूप, ये सब जो है डच शब्द हैं। इसके अलावा दाम, दमड़ी, सुरंग, यमन, कस्तूरी, ये सब यूनानी भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा में जैसे रोमन, दिनार, ये सब लैटिन भाषा का शब्द है। स्पेनी भाषा का जैसे सिगार, सिगरेट, कार्क, ये सब स्पेनी भाषा का शब्द है। और रूसी भाषा के शब्द में जैसे रूबल, स्पुतनिक, जाट, ये सब शब्द रूसी भाषा के हैं। जर्मनी भाषा के भी कुछ शब्द हैं जैसे किंडरगार्टन, डैक, बैगन, ट्रेन, सेमिनार। इटालियन शब्दों से बात की लॉटरी, सोनेट, गजट, रॉकेट, ये सब शब्द जो है वहाँ से। अंग्रेजी भाषा के तो बहुत सारे शब्द हैं, पुलिस, फीस, लाइब्रेरी, अस्पताल, कंपाउंडर, कैमरा, कुनैन, कलेक्टर, कंपोजिटर, प्रेस, इंजेक्शन, जो है कमीशन, कंपटीशन, ये सब शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के हैं, ठीक है। तो हिंदी की शब्दावली जो है का एक दोष बताया जाता है कि उसमें ज्ञान विज्ञान संबंधी आधुनिक शब्दों का अभाव है अभी। वस्तुतः या कोई दोष नहीं है, किसी भाषा की समृद्धि उसके निरंतर विकासशील होने पर होती है। जब वहाँ पर कुछ चीज़ों का विकास होता है फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हिंदी शब्द समूह के मूल स्रोत मैंने बताए। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया गया है। तो हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। आप देखेंगे प्राकृत भी अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। और उस समय आप देखेंगे अभ्रंश के कई रूप हमारे समक्ष थे। 7वीं 8वीं शताब्दी में आप देखेंगे पद्य रचना प्रारंभ हो चुकी थी हिंदी में। हिंदी भाषा और साहित्य के जानकार अभ्रंश की अवस्था, अंतिम अवस्था जो होती है उसको अवहट्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहते हैं, ठीक है। साहित्य की दृष्टि से जो पद्यबद्ध रचनाएं मिलती हैं उसमें दोहा रूप में मिलती हैं, जिसमें विषय, नीति, धर्म और उपदेश से संबंधित दोहे मिले हैं, जो कि राज आश्रित जो कवि थे, चारण कवि थे, भाट कवि थे, उन्होंने लिखे हैं अपने राजाओं की परंपराओं के बारे में। तो कुल मिलाकर के आदिकाल से हिंदी साहित्य की परंपरा शुरू हुई अभ्रंश और अवहट्ट से पुरानी हिंदी के रूप में। उसके बाद में फिर आप देखेंगे भक्ति काल, और उसके बाद में फिर रीतिकाल, और फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग में आकर के एकदम से भाषा आकर के अपने चरम पर पहुंचती है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे चल करके भाषा का परिमार्जन, परिष्कृत जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में होता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से भाषा हमारे समक्ष आती है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये रही हिंदी की। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 8वां नंबर, वाक्य के तत्व या अवयव क्या हैं? फटाफट से आप बताएं, वाक्य के तत्व या अवयव क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। वाक्य के तत्व और अवयव की अगर बात की जाए तो वाक्य के तत्व और अवयव जो होते हैं वो कई हैं, ठीक है। वाक्य के तत्व या अवयव की बात की तो वाक्य के मुख्य रूप से 6 तत्व या 6 अवयव हैं। पहला तत्व होता है योग्यता, ठीक है, यानी अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। अब अग्नि से पौधे नहीं सींचे जाते हैं, इसलिए वाक्य ये गलत है। तो ये एक प्रकार से वाक्य का पहला तत्व है कि योग्यता,
यानी कि वो तत्व किस लिए प्रयोग में आता है। अग्नि से आप क्या सींचेंगे, अग्नि से आप कभी पौधे सींचेंगे नहीं, पानी से सींचेंगे, तो ये वाक्य गलत हो गया। दूसरी बात ये दूसरा तत्व होता है क्रमबद्धता वाक्य में होनी चाहिए। दूसरा तत्व या दूसरा अवयव होता है वाक्य का क्या, क्रमबद्धता। यानी कि जैसे जो है आप देखेंगे खाता है, अब खाता केवल खाता है लिख देंगे तो ये एक प्रकार से या मतलब कि ये एक मिनट, दूसरा होगा आपका क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, अब रावण ने राम को मारा, अगर ऐसे लिख दें इसको, रावण ने राम को मारा तो ये क्रम गलत होगा, राम ने रावण को मारा ये क्रम सही, तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। तीसरा तत्व होता है अस्पष्टता यानी यथार्थता। जैसे कि आप लिख दें खाता है, अब खाता है आपने लिख दिया तो खाता है का मतलब क्या होगा, अस्पष्ट बात वाक्य नहीं है। कुछ लोग इसको समझेंगे खाता है कि मतलब बैंक का खाता है, कुछ लोग समझेंगे कि आम खाता है, कुछ लोग समझेंगे कि एक प्रकार से खाना खाता है, तो क्या खाता है इसका अभाव है, इसीलिए वाक्य हमेशा अस्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा चौथी बात आकांक्षा यानी इच्छा। जैसे कि राजा दशरथ के 4 थे, राजा दशरथ के 4 क्या थे, अगर आप ऐसे लिख देंगे राजा दशरथ के 4 थे, इस वाक्य में 4 की आवश्यकता है, लेकिन 4 क्या थे, तो 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पर पुत्र का अभाव है, यानी कि ये आकांक्षा इच्छा, ठीक है। इसके अलावा पांचवा होता है सन्निधि। सन्निधि का मतलब होता है अत्यंत निकटता, यानी राम ने रावण को मारा, मैंने बताया था, तो राम ने रावण को मारा ये वाक्य तो सही है, लेकिन राम ने रावण को मारा, अब इसको बीच में खाली है जो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि सभी जो है राम ने रावण को मारा, और रावण को मारा यहाँ पर आप देखेंगे को लिख दिया गया, को मारा ऐसे अगर लिख कर लिखेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। राम ने रावण को मारा सिंपल लिख दें उसको, डैश वैश ना लगाएं, ठीक है। इसके अलावा छठा होता है आपका अन्वय यानी सही क्रम। सही क्रम क्या होता है, किसी भी वाक्य को लिखने के लिए सबसे पहले कर्ता यानी कि जो एक प्रकार से कर्ता होता है वो लिखा जाना चाहिए, फिर कर्म, कर्ता कर्म और क्रिया, इसका निश्चित स्थान, तो कर्ता के बाद में क्रिया, फिर उसके बाद में कर्म लास्ट में आता है, तो कर्ता कर्म और क्रिया का जो स्थान है निश्चित हो, जैसे राम ने रावण को मारा, अब राम ने रावण को मारा ये तो ठीक है, ठीक है, राम ने किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सब वाक्य के कुछ तत्व हैं, अवयव जो मैंने आपको बताए। आगे देखेंगे केवल 1 या 2 प्रश्न करने होते हैं खंडशः से, 400 या 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन प्रश्नों के उत्तर को मैं देने का प्रयास करूंगा, एक सेपरेट वीडियो में इन सभी प्रश्नों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा समय आने पर, बाकी और मॉडल पेपर भी आपको देता रहूंगा मैं। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, रूप विज्ञान का अर्थ स्वरूप बताते हुए प्रकारों की विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा स्थान और प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के क्षेत्र और शाखाएं बताइए, ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास की विवेचना करें। ये चारों प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। 500 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। और ऐसे ही तो ये 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 8 लघु उत्तरीय और 10 दीर्घ उत्तरीय, इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप मान करके चलो कि आपने लगभग जो है मॉडल पेपर तैयार कर लिया। ऐसे ही 2-3-4 मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा लिखित का, ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर आपके लगातार मिल ही रहे हैं, तो लिखित का भी मैं ऐसे देते रहूंगा, तो आपका काम हो जाएगा और आप आसानी से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे। अभी भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा, और इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है, CCSU का पेपर, ठीक है, 15 से आप देखेंगे, वीर बहादुर का 15 से, ठीक है, राम मनोहर लोहिया का जल्द ही आ जाएगा आपका। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा आपकी लिखित, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय लिखित पेपर होता है, उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा लेक्चर। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जेक्टिव वाले मेरा कहा माने तो आप इसको भी देख लें और उसको भी देख लें, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, तो आप इसमें समझ जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।